Hello everyone, welcome back to the class and this is me Ankita Kabra. So हम पढ़ रहे थे green chemistry and nano chemistry, the last part of your syllabus. So हमने start कर दिया था green chemistry. What is green chemistry? What is the definition of green chemistry? Aim क्या है green chemistry का? हम क्यों approach कर रहे हैं green chemistry को? All this thing we already studied in our last video, right? There are 12 principles of green chemistry, out of which 6 principle हम ऑलरेडी देख चुके हैं. द रिमेनिंग प्रिंसिपल्स तो हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसमें से सबसे फर्स्ट वन इज वेस्ट प्रिवेंशन. तो इसमें क्या बोला था हमने कि हमें कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, राइट? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? हम ऐसी प्रोसेसेस, ऐसे सिंथेसिस करेंगे जिसमें कम से कम बाय प्रोडक्ट्स बने जो कि लेस हजार्डस हो, हेल्थ इम्पैक्ट कम हो. ओके, सेकेंड इज एटम इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, राइट? मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट सो दैट देयर शुड बी वेरी लेस अमाउंट ऑफ बाय प्रोडक्ट इज देयर. थर्ड वन इज लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. फोर्थ वन इज डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, मतलब ऐसे रूट्स, ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे सिंथेसिस हमें करने चाहिए जिससे सेफ केमिकल्स डिजाइन हो जो कि ज्यादा टॉक्सिक ना हो. ओके, फिफ्थ वन इज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज. दैट इसमें हमने बोला था कि हमें ग्रीन सॉल्वेंट्स यूज करने चाहिए. ओके, क्योंकि बहुत सारा जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट जनरेट होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट्स. तो अगर हम ग्रीन सॉल्वेंट यूज करेंगे तो दैट विल बी सेफ, क्योंकि वो टॉक्सिक भी नहीं होगा और वेस्ट भी कम जनरेट होगा. सिक्स्थ वन इज डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी, राइट? मतलब रिएक्शन जो सिंथेसिस हम कैरिड आउट कर रहे हैं उसमें एनर्जी इफिशिएंट हो, वो कम से कम एनर्जी लगे, जिसके लिए हम बहुत सारी प्रोसीजर कैरी आउट कर सकते हैं, लाइक रिफ्लक्स कर सकते हैं, माइक्रोवेव हीटिंग कर सकते हैं जिसमें एनर्जी कम लगती हो, राइट? सो दिस इज आवर 6 प्रिंसिपल्स जो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिए थे. द रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हम आज पढ़ेंगे. ओके, आई होप इसमें आपको किसी को कोई डाउट नहीं है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, next, seventh principle is use of renewable feedstocks. Okay, the main perspective जो इस principle का है that is towards petrochemicals. Okay, because petrochemicals are non-renewable, right? Crude oil non-renewable है, लेकिन जो chemical हम use करते हैं अगर हम उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाएंगे तो वो ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, राइट? वो डिप्लीट हो जाएंगे. तो हम इस प्रिंसिपल से हम ये अप्रोच कर रहे हैं कि हम जो केमिकल्स बना रहे हैं, जो केमिकल्स हम यूज करने वाले हैं, वो केमिकल किससे बने? रिन्यूएबल सोर्सेज से बने, लाइक प्लांट सोर्स से बने, ओके, एनिमल सोर्स से बने, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इन सारी चीजों से बने. तो इससे क्या होगा? ये एनवायरमेंट पे ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा क्योंकि ये रिसोर्सेस कैसे है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, राइट? लेकिन अगर यही केमिकल्स हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से बनाते हैं, लाइक क्रूड ऑयल, रादर देन क्रूड ऑयल से अगर हम बनाते हैं ये सारे रिसोर्सेस, तो ये क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट पे बर्डन हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो रिसोर्सेस डिप्लीट होते जाएंगे एंड दैट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. तो इससे क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेस अवेलेबल ही नहीं होंगे. तो हमें वो चीजें भी ध्यान में रखनी है कि आज हम हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं, बट हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें वो चीजें बचानी है, राइट? तो अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेस यूज करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ केमिकल्स, तो इससे क्या होगा? वेस्ट जो जनरेट होगा, राइट, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा होगा? बायोडिग्रेडेबल होगा, है ना? क्योंकि एनवायरमेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेस, प्लांट सोर्सेस से जनरेट किया हमने, तो वो भी बायोडिग्रेडेबल ही होगा. तो इसमें और एक फायदा हो गया हमारा, राइट? जो वेस्ट जनरेट होगा वो उसका भी कोई हार्म नहीं होगा एनवायरमेंट पे क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है. कम से कम वेस्ट जनरेट होगा और जो रिसोर्सेस हमने यूज किए वो तो टॉक्सिक हो गए ही नहीं, राइट? रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, डिप्लीट भी नहीं होंगे. अंडरस्टूड? नाउ अगर हम नॉन रिन्यूएबल यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएंगे रिसोर्सेस, राइट? डिप्लीट हो जाएंगे. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे विल पुट बर्डन ऑन द एनवायरमेंट, राइट? बहुत सारा बर्डन हो जाएगा और जो वेस्ट जनरेट होगा वो अलग, राइट? सो दिस इज द सेवेंथ प्रिंसिपल, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स. ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई आप सबको. द मेन पर्सपेक्टिव इज लाइक टुवर्ड्स पेट्रोकेमिकल्स, कि हमें उससे क्रूड ऑयल से नहीं बनाने केमिकल्स, हमें रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाने हैं. ओके,
The eighth principle says that reduce derivatives, मतलब minimization of steps. हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अमाइंस वाले यूनिट में एक रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने देखा था प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, राइट? प्रोटेक्टिंग वन ग्रुप, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, और फिर उसका डी प्रोटेक्शन करते हैं, राइट, टू गेट अवर फाइनल प्रोडक्ट. इस तरीके का हमने अमाइंस में किया था. सो इसमें क्या होता है ना, हमारी स्टेप्स बढ़ जाती है, राइट? तो ये जो प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री में, ये बोल रहा है कि हमें प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग जो हम करते हैं उसको थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो. ओके, अननेसेसरी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो चीज, अननेसेसरी आप डी प्रोटेक्शन कर रहे हो तो वो चीज हमें थोड़ी कम करनी चाहिए, मिनिमाइज करनी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए इफ पॉसिबल. So unnecessary derivatization should be minimized or avoided if possible. क्योंकि इसमें ऐसा क्यों बोला है, क्यों मिनिमाइज करना है हमको, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, रिएजेंट ज्यादा लगते हैं, राइट? हम एक्स्ट्रा रिएजेंट डालते हैं, फिर उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डी प्रोटेक्ट करते हैं, फिर अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो इससे क्या होता है, वेस्ट भी ज्यादा जनरेट होता है. तो हमको वो वेस्ट भी कंट्रोल करना है, हमें एडिशनल रिएजेंट्स भी नहीं लगाने हैं, हमें रिएजेंट भी कंट्रोल करने हैं. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स करो. हो सके तो जितने कम स्टेप में रिएक्शन कैरिड आउट कर सकते हो उतने कम स्टेप में रिएक्शन को कैरिड आउट करो. ओके, सो प्रोटेक्शन अगर करते हैं तो स्टेप्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. अगर आपने प्रोटेक्ट किया तो फिर आपको उसको डी प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. ओके, इफ पॉसिबल, जहां पे नहीं हो सकता वहां पे तो करेंगे, लेकिन जहां पे पॉसिबल है, अल्टरनेटिव्स है हमारे पास, तो हम अल्टरनेटिव्स को जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज वी आर रिड्यूसिंग डेरिवेटिव्स, वी आर मिनिमाइजिंग द स्टेप्स. So green chemistry principle aims to develop the methodology where unnecessary steps should be avoided. मतलब अगर देखो, अगर आप बायो कैटलिस्ट यूज करते हो तो वहां पे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिलेक्टिव ग्रुप को. सो दिस इज द स्टेप, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस आर द अल्टरनेटिव्स फॉर प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन. ओके, जहाँ पे आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जनरली हम ये चीजें करते हैं, राइट? हमने अमाइंस में ऑलरेडी देखा है. तो जहाँ पे आप ये चीजें कर सकते हो वहां पे आप करो, मतलब जहाँ पे जरूरत है वहीं पे करो. बट जहाँ पे पॉसिबल है कि हम वहां पे कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो वहां पे हमको वो अप्रोच करना चाहिए. ठीक है, अभी ये एग्जांपल है. हियर देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड टू मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया, ओके, टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ग्रुप, अल्डेहाइड ग्रुप. फाइन, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली करते तो ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता. तो हमने यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन किया, ठीक है. फिर हमने ऑक्सीडेशन किया, क्योंकि हमको बेंजोइक एसिड में चाहिए, तो ये तो कन्वर्ट हो गया अभी CHO2COOH, राइट? बट हमको यहाँ पे फिर से OH चाहिए, तो हमने फिर से डी प्रोटेक्शन किया OH का, राइट? तो देखो यहाँ पे दो स्टेप बढ़ गई ना, दिस वन एंड दिस वन. अगर इफ देयर इज एनी प्रोसेस टू कन्वर्ट directly meta hydroxy benzaldehyde to meta hydroxy benzoic acid by any catalyst, by enzymes, कुछ भी, तो हम वो प्रोसेस कैरी आउट करेंगे. ओके, सो दिस इज द थिंग्स which green chemistry is trying to explain उसके प्रिंसिपल से. ओके, reduce derivative, minimize the step, okay, where it is possible avoid it. अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कर दो, मिनिमाइज भी नहीं, अवॉइड इट. ओके, so this is the eighth principle of green chemistry that says reduce derivatives, minimization of steps. जनरली ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि हमको एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है और दूसरा ग्रुप उस ग्रुप को कन्वर्ट नहीं होने देता, वो इंटरफेयर करता है. तो हम क्या करते हैं, उस ग्रुप को थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं सो दैट कि वो इंटरफेयर ही नहीं करे. जैसे कि अमाइंस में हमने देखा था कि NH2 ग्रुप जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप था, राइट? तो हमको उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम करनी थी, इसलिए हमने इस NH2 को कन्वर्ट किया था, राइट? और फिर हमने इसको डी प्रोटेक्ट करके वापस से NH2 बनाया था, राइट ना? तो वही चीजें हम करते हैं इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. अंडरस्टूड? सो दैट इज
reduce derivative and minimization of steps. Where it is possible, we can do that. Ninth principle is use of catalysis. Use of catalyst. Okay. Now अभी हम सबको पता है कि केमिकल रिएक्शन में अगर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन की रेट स्पीड अप हो जाती है, राइट? एक्सेलरेट कर देता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है. ओके. सो कैटालिस्ट क्या कर रहा है? कैटालिस्ट आपको हेल्प कर रहा है टू कैरी आउट द रिएक्शन इन द फास्टर वे, जिससे कि आपको एनर्जी कम लगेगी, है ना? अगर रिएक्शन बहुत फास्ट होगी तो एनर्जी भी कम लगेगी, अगर रिएक्शन स्लो स्लो होगी तो एनर्जी भी हमको ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो दिस इज द वेरी बेस्ट यूज ऑफ, मतलब हम कैटालिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? तो इट रिड्यूसेस द एनर्जी. ओके, एनर्जी डिमांड कम हो जाती है, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, देन सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है. कैटालिस्ट जो होता है वो पर्टिकुलरली बहुत सिलेक्टिव होते हैं, राइट? तो सिलेक्टिव बढ़ जाती है, सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है, वेस्ट जो जनरेट होगा वो कम जनरेट होगा. ओके, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग कैटालिस्ट. ग्रीन केमिस्ट्री का 9th प्रिंसिपल. ओके, यूज ऑफ कैटालिस्ट. कैटालिस्ट यूज करिए, राइट? क्योंकि इससे क्या होगा, रिएक्शन टाइम रिड्यूस हो जाएगा, एनर्जी डिमांड कम हो जाएगी, ओके, वेस्ट कम हो जाएगा और सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी. मतलब जो प्रोडक्ट चाहिए वो पर्टिकुलरली सिलेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा. तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हमने देखे हैं, लाइक हेबर्स प्रोसेस देखी है हमने अमोनिया के लिए, राइट? जिसमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं आयरन, मोलिब्डेनम, है ना? फिर हमने मैन्युफैक्चर ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखा है, पॉलीमर्स, जिसमें हम जिंकलन आटा कैटालिस्ट यूज करते हैं. कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 मैन्युफैक्चर के लिए हमने देखा है. तो ये सारे प्रोसेसेस है जिसमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं. तो इससे क्या होता है ना, इससे प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है, एनर्जी डिमांड कम हो जाती है और हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिलते हैं. ठीक है? सो दिस इज वेरी बेस्ट, वी कैन से, अप्रोच टुवर्ड्स द ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, क्योंकि वेस्ट भी कम जनरेट हो रहा है ना, प्रिवेंट भी करना कम पड़ेगा हमको, है ना? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन. मतलब जो केमिकल्स हम डिजाइन कर रहे हैं वो ऐसे हो, वो डिग्रेड हो जाए अच्छे से, मतलब अच्छे से डिग्रेड हो, और डिप्लीट मतलब डिस्कार्ड भी अच्छे से हो जाए. ओके, लाइक बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, है ना? उनके प्रोडक्ट, उनके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट भी बड़े टॉक्सिक होते हैं. तो जो भी केमिकल्स हम बना रहे हो उसका डिग्रेडेशन ध्यान में रख के हमें वो केमिकल बनाना चाहिए. क्योंकि देखो, अगर केमिकल बन गया तो भी वो टॉक्सिक रहेगा, और आफ्टर डिग्रेडेशन जो प्रोडक्ट बनेगा उस केमिकल से वो भी अगर टॉक्सिक है तो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड इवन ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, राइट? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. जो आप केमिकल डिजाइन कर रहे हो वो, और उसका डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, दे शुड नॉट बी टॉक्सिक. वो टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए. दे शुड नॉट बी बायोअक्यूमुलेटिव, राइट? मतलब एनवायरमेंट में जमा होते जा रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए ना. दैट शुड बी बायोडिग्रेडेबल. एनवायरमेंट ने खुद ने उसको डिग्रेड करना चाहिए, राइट? इसीलिए हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स लेते हैं. पेस्टिसाइड्स आजकल बायोडिग्रेडेबल आ गए हैं जिसे हम प्रेफर करते हैं, राइट? क्योंकि अगर एक्यूमुलेशन बढ़ता है एनवायरमेंट में किसी चीज का तो अल्टीमेटली दैट इज, वो इम्पैक्ट दिखाएगा अपना एनवायरमेंट पे और हेल्थ पे, राइट? तो हमने पॉलीमर के यूनिट में भी पढ़े थे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, राइट? तो यही रीजन था उसके पीछे. ना बहुत सारी चीजों पे हम रिसाइकल मार्क देखते हैं, राइट? रिसाइकल मार्क देखते हैं हम बहुत सारी चीजों पे, तो दैट शोज कि ये रिसाइक्लेबल है ना? ऐसा मार्क होता है दैट शोज कि ये रिसाइक्लेबल है. तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए, ऐसे प्लास्टिक्स हमें यूज करनी चाहिए. ओके, तो दैट इज डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन. प्रिंसिपल समझ में आ गया आप सबको? आई होप इट इज क्लियर नाउ. तो ऐसे कौन से हाउस होल्ड प्लास्टिक है जो रिसाइक्लेबल है, जिसपे रिसाइक्लेबल मार्क होते हैं? तो नंबर फर्स्ट वन इज PETE. व्हाट इज PETE और PET? दैट इज पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट. नाम याद रखिएगा, दैट एब्रिविएशन और उनका पूरा नाम कि वो किसका है. ठीक है? अभी कहाँ पे यूज हो रहा है? तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर एंड वियर बॉटल्स जो होती है उसमें हो रहा है, फूड ट्रेज में हो रहा है. Then it is also recycled to make carpet,
furniture, new containers. Okay, status क्या है? It is hard to clean. क्लीन करने में बड़ी दिक्कत होगी. इट एब्सॉर्ब बैक्टीरिया एंड फ्लेवर्स. अवॉइड रीयूजिंग. हम इसको रीयूज नहीं करते. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. नंबर टू कौन सा प्लास्टिक है? एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन. ये हमने पढ़ा है. कहाँ यूज होता है? क्लीनर एंड शैम्पू बॉटल्स में. ओके, ये कोई केमिकल फूड में ट्रांसमिट नहीं करता. रिसाइकल करते हैं तो क्या बनता है ऐसे? इट इज रिसाइकल टू मेक डिटर्जेंट बॉटल्स, फ्लोर टाइल्स, पेन, फेंसिंग. ओके, नंबर 3 इज वी और पीवीसी. दिस इज फॉर विनिल. ओके, पॉलीविनिल है ना, विनिल. अभी ये कहाँ पे यूज हो रहा है? कुकिंग ऑयल बॉटल्स जो होते हैं, क्लियर फूड पैकेजिंग, माउथ वॉश की जो बॉटल्स होती है उसमें हो रहा है. ओके, then it is recycled to make cables, paling, roadway gutters, mud flaps. Now उसका status क्या है? It is believed to contain phthalates that interfere with hormonal development. अभी देखो बहुत सारे ऐसी चीजें बोली जाती है कि फूड जो हम रैप करते हैं वो प्लास्टिक में रैप नहीं करते हम लोग, नहीं, ना ही हमें करना चाहिए. व्हाई दिस इज सो? प्लास्टिक में क्यों रैप नहीं करना चाहिए? बिकॉज प्लास्टिक में जो थैलेट्स होते हैं ना, वो फूड में लीच हो जाते हैं. ठीक है, वो फूड के अंदर चले जाते हैं. तो दैट इज अ केमिकल. अल्टीमेटली वो फूड को क्या कर रहा है? वो फूड को डिग्रेड कर रहा है. तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है. इसलिए हम क्या बोलते हैं, जनरली जो हम फूड स्टोर करते हैं दैट शुड बी स्टोर इन ग्लास कंटेनर. ओके, तो प्लास्टिक हम अवॉइड करते हैं. तो यही रीजन यहाँ पे बताया गया है कि जो थैलेट है वो इंटरफेयर करता है, वो फूड में लीच हो जाएगा. मतलब फूड जब आप कंज्यूम करोगे तो दैट विल क्रिएट अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस. ओके, तो इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं. फोर्थ इज LDPE, विच इज लो डेंसिटी पॉलीथीन. ठीक है, ब्रेड और शॉपिंग बैग्स के प्रिपरेशन में ये यूज होता है. कारपेट भी बनते हैं इससे, प्लास्टिक से. क्लॉथिंग में भी यूज होता है, फर्नीचर में भी यूज होता है. ओके, और इससे कोई केमिकल ट्रांसमिट नहीं होता आपके फूड में. ठीक है, इट इज रिसाइकल टू मेक एनवेलप्स, फ्लोर टाइल्स, ट्रैश कैन लाइनर्स. नेक्स्ट इज PP, दैट इज पॉलीप्रोपाइलिन. केचप बॉटल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, सिरप बॉटल हो गया, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, ये सब में पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक होता है, PP प्लास्टिक. ओके, अगेन इट ट्रांसमिट नो केमिकल्स इनटू द फूड. कोई केमिकल ट्रांसमिट नहीं होता फूड में. एंड अगेन इट इज रिसाइकल्ड. नंबर 6 इज पॉलीस्टीरीन, PS. ठीक है, PS. ये PP, PS, व्हाट इज दिस? PP, PS, PET, V, ये सारी चीजें याद रखना. ओके, कभी भी पूछ सकते हैं. यू नेवर नो, MCQ में भी पूछ लेंगे और बाकी जगह भी पूछ लेंगे. तो कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सा प्लास्टिक, ये भी याद रखिएगा. स्टेटस क्या है, क्योंकि कभी कभार MCQ में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड प्लास्टिक डज नॉट ट्रांसमिट केमिकल्स टू द फूड. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज्ड इन like medicines or ketchup bottle. Okay, in the making of medicines and ketchup bottle, syrup bottle. So that is polypropylene. इस तरीके के questions. Fine. Now 6 is PS, polystyrene. It is used in disposable cups and plates, take out containers. Then it is recycled to make foam packaging, insulation. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. नंबर 7 इज, अभी ऐसे प्लास्टिक है ये अदर, जो इन सारे प्लास्टिक्स के अलावा. ओके, मिसलेनियस. 3-5 गैलन वाटर जग्स, नाइलॉन, सम फूड कंटेनर्स. ओके, इसको हम अवॉइड करते हैं जनरली. इट इज यूज टू मेक कस्टम मेड प्रोडक्ट्स, रिसाइकल्ड टू मेक कस्टम मेड प्रोडक्ट्स. तो इस चार्ट में ना आपको ये याद रखना है कि कौन से वाले प्लास्टिक रिसाइकलेबल है, रिसाइकल मार्क्स जिस पे होता है, वे एब्रिविएशन, उनका पूरा नाम क्या है. ओके, कहाँ यूज हो रहा है, इट इज रिसाइकल टू मेक व्हाट, वो चीजें भी याद रखना. और स्टेटस कैसा है. ठीक है, तो सिंगल लाइन कि अच्छा ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, हम इसको अवॉइड कर रहे हैं रीयूज करना. लाइक वी आर अवॉइडिंग रीयूजिंग पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट. ओके, और हम कौन सा अवॉइड कर रहे हैं, वी आर अवॉइडिंग पॉलीस्टीरीन reuse, right? We are avoiding use of vinyl.
So this is the things which you have to keep in mind. So 10th principle I hope clear हो गया है सबको. 11th principle है आपका रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन. अभी हमें पोल्यूशन होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन ग्रीन केमिस्ट्री. ठीक है, अभी बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स है जो डेवलप हो रहे हैं. ओके और या फिर हमें ऐसे एनालिटिकल मेथड डेवलप करने चाहिए, मॉडिफाइड करने चाहिए, जिससे कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होता है ना उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सके. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सके. तो इससे क्या होगा, अगर हम मॉनिटर करते हैं तो हम कम हजार्डस सब्सटेंसेस जो आपके एट द एंड ऑफ द रिएक्शन और सिंथेसिस जो जनरेट हो रहे हैं उसको कम कर सकते हैं. राइट, we can control the we can control prior to the formation of the hazardous substances, right, in the process of monitoring. So that will very helpful in preventing pollution, right. हमें टाइम रहते से हम pollution को prevent कर सकते हैं rather than that collecting or that उसका एक बार पोल्यूशन बनने के बाद, एक बार पोल्यूशन होने के बाद उसको प्रिवेंट करना. इट्स बेटर टू प्रिवेंट इट बिफोर, राइट. नेक्स्ट इज safer chemistry for accident prevention, your last principle of green chemistry. They say that we need to develop chemical processes that are safer and minimize the risk of accidents. हमें ऐसे chemical processes develop करने चाहिए जिसमें रिस्क बहुत कम हो एक्सीडेंट्स की. राइट, बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, बहुत सारे केमिकल प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है, एंड everybody who is working over there, they are prone to that. मतलब उनकी लाइफ रिस्क पे है, वी कैन से दैट, राइट. तो ऐसे ऐसे मेथड्स हमें डालने चाहिए, ऐसे प्रोसेसेस हमें यूज करने चाहिए जो कि सेफ हो, जिससे रिस्क और एक्सीडेंट बहुत कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, राइट. तो हम ऐसे सब्सटेंस सिलेक्ट कर सकते हैं इन द प्रोसेसेस जो कि केमिकल एक्सीडेंट कम कर दे, राइट, एक्सप्लोजन कम हो सके, जिससे जो कम एक्सप्लोजिव हो, राइट, जो इमिशन कम करे. लाइक वी कैन कंट्रोल फायर, वी कैन कंट्रोल लेस, मतलब ऐसे केमिकल्स जो एक्सप्लोजिव ना हो, राइट. लाइक जैसे कि गैसियस है, केमिकल प्लांट में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम गैसियस सब्सटेंस यूज करते हैं. तो जहाँ पे आप गैसियस सब्सटेंस यूज कर रहे हो वहां पे क्या होता है, वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सप्लोजन के. लेकिन हम उसी गैसियस सब्सटेंस का अल्टरनेटिव, लाइक अगर हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं तो वहां पे एक्सप्लोजन का चांस कम होगा, राइट. सो वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट ना, वी कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. So that is safe chemistry, right. So that is ultimately the 12th principle of green chemistry. So I hope सारे principles आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो, सारे प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गए. द 12th principle, the ultimate aim is to minimize the hazardous substance or to minimize the risk or to prevent the environment pollution and health of the humans. Okay, उस पे कोई गलत इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कोई टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए चीजें. Okay, so this is the, we can say, approach prevention. Now what is the role of green chemistry? अभी तो हमने 12 प्रिंसिपल पढ़ लिए कि आप किस तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं. Now what is the role of green chemistry? So to promote innovative and chemical technology, ऐसे केमिकल टेक्नोलॉजी हमको प्रमोट, इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजी हमको प्रमोट करने चाहिए जो कि आपके हजार्डस सब्सटेंस के यूज को और जनरेशन को रिड्यूस करते हैं या फिर एलिमिनेट ही करते हैं. ठीक है, in everything, in design, in manufacture, in the use of chemical product, कहीं पे भी hazardous substance नहीं बनने चाहिए. Okay, और the second is the green chemistry helps to reduce the capital expenditure, क्योंकि obviously अगर हम safe solvents use कर रहे हैं, अगर हम safe chemicals use कर रहे हैं, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कम हो ही जाएगा ना. सो इकोनॉमिकली इट इज वेरी फिजिबल. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग पोल्यूशन. मतलब बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री में, जिससे बहुत पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा,
राइट बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है, राइट तो वो चीज हम कंट्रोल कर पाएंगे. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर अप्रोचिंग ग्रीन केमिस्ट्री. nowadays it is like green chemistry revolution all over. ओके तो ये इसी रीजन के वजह से है कि हमें थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली चाहिए केमिकल्स. ओके now green chemistry is a new way of looking at chemicals and their manufacturing processes to minimize any negative environmental effects. ओके मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो जिससे कि जो निगेटिव एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है ना, जो हजार्डस सब्सटेंस बनेंगे उससे जो इफेक्ट होंगे वो मिनिमाइज हो जाए. अगर हजार्डस सब्सटेंस हम कम से कम जनरेट करें, अगर हम मिनिमाइज कर दे वो हमारा बाय प्रोडक्ट या जो भी सब्सटेंस जो हजार्डस है, जो भी केमिकल्स जो आपके हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट कर रहा है उसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सारी चीजें एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगी. राइट एनवायरमेंट पे कोई ज्यादा गलत इम्पैक्ट नहीं होगा. सो दिस इज द थिंग. Now, green chemistry is also helping to protect the ozone layer in the stratosphere. Again, we all know how important ozone layer is for us, right? ओजोन लेयर कितना इंपॉर्टेंट है और उसका डिप्लीशन हमारे लिए कितना स्ट्रेसफुल है. अगेन दैट इज ऑल्सो ग्लोबल प्रॉब्लम वी कैन से कि वो चीज से वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं. राइट इवन एवरीबडी इज वर्किंग कि हम किस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लीट ना होने दें. ओके उसका डिप्लीशन कम कर सके. सो ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प अस टू प्रोटेक्ट दैट वन ऑल्सो. ग्रीन केमिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग. राइट क्योंकि केमिकल्स कम जनरेट होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट कम जनरेट होगा, एक्सप्लोजन कम होंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे. राइट तो उसके वजह से गैस कम होगा, एनवायरमेंट में कम जाएगा. लाइक एक्सप्लोजन होता है तो वी ऑल नो दैट गैस ट्रेजेडी जैसी भी होती है, बहुत बहुत इट इज टेरिफिक. राइट मतलब बहुत ही गंदा होता है कि किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करोगे. हेल्थ लॉस तो होता ही है, देन यू हैव एनवायरमेंट लॉस कि किस तरीके से वो एक्सप्लोजन हुआ, किस तरीके से वो सारा गैस एनवायरमेंट में जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. तो ग्रीन केमिस्ट्री कैन प्रिवेंट दैट ऑल्सो. So this is the green chemistry, the role of green chemistry, how it is helping us to save the environment, to save the nature. Okay and it is very important nowadays to think about environment, to think about nature. We must concern about our environment. Okay बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लोबल इश्यूज है राइट अभी के लिए, तो यही सारी चीजें हम लोगों को कंट्रोल करनी है विद ग्रीन केमिस्ट्री. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री. आई होप this is very helpful to all of you, and if you have any doubt regarding anything, please let me know. So see you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.